नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। आज की सुबह बेहद खास है क्योंकि आज का दिन बजट का दिन है। वैसे चुनावी माहौल में ये जो बजट आ रहा है, भले ही आपको लग रहा हो कि बजट अंतरिम है, लेकिन क्योंकि साल चुनावी है इसीलिए चुनावी माहौल में इस बजट से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। और क्योंकि आज बजट का दिन है तो जाहिर सी बात है स्टूडियो में रहना तो बनता ही नहीं है। एबीपी न्यूज आ गया है बजट की स्पेशल कवरेज के लिए आपको लेकर नोएडा के लोकल चॉकलेट्स में, और खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला होगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत ही सरल और सटीक अंदाज में आज बजट आपके सामने हमें रखना है। और फिलहाल आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो बादल बरस रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पढ़ेंगी तो फिर बजट में सिर्फ गड़गड़ाहट होगी या फिर खुशहाली की बरसात भी होने वाली है। बजट का फोकस कहां रहने वाला है? अब की बार मोदी की गारंटी वाला बजट किसके लिए क्या लेकर आने वाला है? आइए जल्दी से जरा शुरुआत करते हैं सिलसिले की। एक एक कर हम अब अपने मेहमानों को आमंत्रित करेंगे जल्दी से। वो पहली मेहमान जो हमारे साथ आ रही हैं, आ जाइए मैडम। आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त यामिनी जी यहाँ पर मौजूद है। क्या उम्मीद कर रही हैं आप आज के बजट से यामिनी जी? जी, जो आर्थिक व्यवस्था है और घरेलू व्यवस्था और बाहरी व्यवस्था में संतुलन और घरेलू बैलेंस देखती है यामिनी जी कितना रहने वाला है। प्लीज अंदर आइए, अपनी जगह लीजिए। अगले मेहमान जल्दी से आगे आ जाएं। हमारे अगले मेहमान राकेश शुक्ला जी को मैं आमंत्रित करूंगी। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार एबीपी न्यूज पर आप देखते हैं। देश को मजबूती देने वाला ये बजट, राम राज्य लाने वाला बजट। राम राज्य लाने वाला नहीं बल्कि मोदी जी के विश्वास को मजबूती देने वाला बजट होगा, जो उन्होंने मोदी की गारंटी के रूप में पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है। बहुत स्वागत आपका। प्लीज अंदर आइए, अपनी कुर्सी संभालिए। और अगले मेहमान जो हैं वो दिबांग हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आगे आ जाएं और दिबांग जी से यही जानते हैं कि आज के बजट से दिबांग जी क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए रुमाना, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा में सरकार जो कह चुकी है बार बार, जो 60 में कोठारी कमीशन की भी रिपोर्ट थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात थी कि हम शिक्षा के लिए 6% जीडीपी का रखेंगे। शिक्षा के लिए कितने जीडीपी का हिस्सा आज निकल कर आएगा बजट में, इस पर नजर है। बहुत स्वागत दिबांग जी आपका। जल्दी से अगले मेहमान को बुला लेते हैं। डॉक्टर समीर भाटी आ जाइए सर। हेल्थ सेक्टर के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर हमें स्पेशल बजट एलोकेशन होना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ है आपका टॉपिक, इस पर बात कर लेंगे सर। जल्दी से अंदर आ जाइए। प्रदीप मिश्रा जी, दोनों प्रदीप मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करूंगी। दोनों हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं और जरा दोनों से जान लेते हैं जल्दी जल्दी क्या उम्मीदें हैं। दोनों का नाम प्रदीप मिश्रा। जी, मेरा तो उम्मीद ये है कि इसमें अर्बन ग्रोथ पे बड़ा एक इम्पेटस होगा। अर्बन ग्रोथ पर, अफोर्डेबल हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसेज। प्लीज अंदर आ जाइए सर। जल्दी से बुला लेते हैं अभय दुबे जी को। अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज के बजट में क्या खास? देखिए, ये बजट वैसे तो अनुदान मांगों वाला बजट है, लेकिन चुनाव से चूंकि ठीक पहले होता है, इसलिए हमेशा इसमें कुछ चीजें छिपी रहती हैं। मतलब लोक लुभावन हो सकता है। बिल्कुल डिकोड करेंगे सर। प्लीज अंदर आइए जल्दी से। धनंजय भारद्वाज जी आ जाएंगे अंदर। धनंजय भारद्वाज जी, ऑटो सेक्टर के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ नॉर्म्स ईज करे जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा ईज करा जाएगा और कैपिटल इंफ्लो बढ़ाया जाएगा, सुधार किया जाएगा, आसानी की जाएगी। प्लीज अंदर आ जाइए। जल्दी से राखी बख्शी जी को बुला लेते हैं। राखी जी प्लीज आइए। आप क्या उम्मीद कर रही हैं आज के बजट में? कहूंगी मोदी जी की गारंटी महिलाओं के लिए क्या होने वाली है, क्योंकि बहुत कुछ हो भी रहा है। लेकिन महिलाओं पर खास फोकस किस रूप में रहेगा? अंदर आ जाइए, बाद में बातचीत करेंगे। जल्दी से दोनों जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, मेरे इधर उधर आ जाइए सर। आप भी हमारे साथ यहाँ पर राजेश शर्मा जी भी हैं और प्रोफेसर धनंजय यादव। क्या महंगाई की फुल गारंटी होगी और उसके बाद धोखे का फुल हिसाब होगा भारतीय जनता पार्टी। नकारात्मक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, महिलाओं का, युवाओं का। अभी कसौटी पर कस लिया जाएगा। अंदर आ जाइए, फिलहाल अंदर आ जाइए। आइए सर, सचिन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बजट को लेके, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल और टेक्नोलॉजी को, स्टार्टअप्स को लेकर। एक्साइटेड बहुत है, पूरे भीग चुके हैं और जैसे बादल बरस रहे हैं। बजट में खुशहाली बरसेगी क्या सर? अंदर आइए, इंतजार कर रहे हैं हम। जल्दी से कुमार दीप आ जाएंगे अब हमारे साथ, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। हाँ जी, क्या उम्मीदें लेकर आए आप? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये बजट होगा कैसा, क्योंकि ये इंटरिम बजट है। कल प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, चुनावी साल में आ रहा है ना, उन्होंने कहा है दिशा निर्देश आएंगे। और जो 4 लाभार्थी वर्ग है, महिलाएं, युवा, गरीब और किसान, इसके लिए जो किस दिशा निर्देश में सरकार अगले 5 साल में कदम बढ़ाएगी, इस पर बजट आने वाला है। यही मूल बात है। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्लीज अंदर आ जाइए। यही मूल बात है। यहाँ पर अब देखना ये होगा कि आने वाले 5 साल जिसके लिए मोदी सरकार ने भर दी है जीत की हुंकार। कल ही आपने सुना था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम अगली बार जब जीत कर आएंगे तो पूर्ण बजट हमारी सरकार रखेगी, तो उस आने वाले 5 साल के लिए और 2047 तक विकसित भारत के लिए क्या प्लान, क्या दिशा आज के बजट में दिखाने जा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फिलहाल बजट की बड़ी कवरेज के लिए आपको अब हम स्टूडियो लेकर चलते हैं, जहां मेरी सहयोगी शिरीन इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी जल्दी से शिरीन आपके सामने कुछ बड़ी बातें आज के बजट से जुड़ी रखने जा रही है। शिरीन, शुक्रिया रोमाना आपका। बिल्कुल, बजट की बड़ी बातें ये हमारे दर्शकों के लिए जानना और आसान भाषा में इसे समझना बेहद जरूरी है। उसकी पूरी तैयारी हमने की है। बड़ी बातें क्या है जल्दी से अपने दर्शकों को मैं बता देती हूं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 6ठा बजट है, ये अंतरिम बजट जो वो पेश करने वाली है। कुछ ही घंटों का इंतजार है। मोदी सरकार का 12वां बजट, दूसरा अंतरिम बजट है ये। इसके साथ ही यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 4 महीने के खर्च का बजट में ऐलान किया जाएगा और इसके साथ ही चुनावी साल है। चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश होगा। उसके बाद गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी कल्याण, ये 4 वो चीजें हैं जिस पर निगाह रहेगी और उसका एक आपको लेखा जोखा इस बजट में दिखाई भी दे सकता है। इसके साथ ही सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का ये बजट है। तो बजट की बड़ी बातें। अगली बड़ी बात यह कि बजट के बाद सरकार इलेक्शन मोड में आ जाएगी क्योंकि चुनाव शुरू हो जाएंगे और देश के 96 करोड़ वोटर पर भी जो नजर है उसका आपको बजट में असर दिखाई दे सकता है। अंतरिम बजट में विकसित भारत की बुनियाद के लिए यह बजट महत्वपूर्ण हो जाता है, अहम हो जाता है। राम मंदिर के बाद राम राज्य लाने पर भी फोकस इस बजट में रहेगा। तो अंतरिम बजट अब, क्योंकि इंतजार अब चंद घंटों का बचा है, तो ऐसे में ये बड़ी बातें जो आपको बजट में दिखाई दे सकती हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ हल्कियां और भी बड़ी बातें आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको फिर से लिए चलते हैं एक बार एबीपी न्यूज के बजट कैफे रोमाना के पास। रोमाना, तो ये बजट कैफे जो यहां सज चुका है, नोएडा लोकल चॉकलेट्स, ये है एबीपी न्यूज का बजट कैफे, जहां पर तमाम खास मेहमानों को आप देख रहे हैं अपनी अपनी जगह पर अब आ गए हैं और बस इंतजार है आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। जब पिटारा खुलेगा तो उसमें देश के लिए क्या निकलेगा। आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से बादल बरस रहे हैं, झमाझम बारिश हो रही है और आज जब बजट लेकर आएंगे वित्त मंत्री तो फिर क्या इसी तरीके से खुशहाली की बरसात, और खुशहाली की बरसात किस किस के लिए होनी है, कौन कौन से खास वो फोकस एरियाज हैं जहां पर आज की बजट का नजर रहने वाली है। इसमें बात महिलाओं को लेकर किस रूप में सामने आएगी, बात किसानों को लेकर किस रूप में सामने निकल कर आएगी, बात युवा और गरीब को लेकर किस रूप में सामने निकल कर आएगी। क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तरफ से कहा गया कि वो देश को जातियों में बांटकर देखते ही नहीं है, अगड़ी पिछड़ी जाति से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो देश में सिर्फ 4 जातियां ही देखते हैं, महिला है, किसान है, युवा है, गरीब है। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज जो मोदी सरकार का गारंटी वाला बजट आने वाला है, तो इस गारंटी वाले बजट में वो कौन कौन सी गारंटी है जिसकी बात मोदी सरकार की तरफ से देखने के लिए मिलेगी। हम जल्दी से आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी गारंटी जो सामने निकल कर आएगी और इन गारंटीज में आप देख रहे हैं एक एक करके आपके सामने स्क्रीन के दोनों तरफ। इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है जिसके 3 करोड़ लाभार्थी हैं, ऐसे में क्या इसका दायरा और बढ़ेगा। उज्ज्वला योजना, 10 करोड़ अभी तक उज्ज्वला के तहत कनेक्शंस लाभार्थियों को पहुंच चुके हैं, इसमें क्या रिफिल गैस सिलेंडर वो आसान किया जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, 51 करोड़ लाभार्थी इसमें अभी तक सामने निकल कर आ गए हैं, क्या इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम वो गारंटीज हैं जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और इन्हीं का दायरा किस रूप में मोदी सरकार बढ़ाएगी, इसी पर आज के बजट में नजर है। एक बार फिर से आपको स्टूडियो लेकर चलते हैं शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए अब जरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का टाइम टेबल क्या है वो भी अपने दर्शकों को समझा देते हैं, क्योंकि समय क्या रहेगा, कब बजट पेश होगा, उससे पहले क्या होना है, ये तमाम चीजें भी बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो वित्त मंत्री का ये कार्यक्रम 8:15 पर वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण, 8:15। उसके बाद 8:40 पर राष्ट्रपति भवन जाने का कार्यक्रम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है। ये टाइम टू टाइम टेबल नोट आप कर लीजिए। देखिए 8:50 पर बजट की कॉपी के साथ वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके बाद 9:15 पर संसद भवन पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण। 9:15 बजे का ये समय है जब संसद भवन वो जाएंगी। बजट
अंतरिम बजट उन्हें पेश करना है। 10:15 पर कैबिनेट में औपचारिक तौर पर बजट को मंजूरी दी जाएगी, औपचारिक तौर पर उसे मंजूरी मिलेगी और फिर 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी और बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे। तो ये पूरा 8:15 से लेकर और फिर 11 बजे तक का जो ये पूरा टाइम टेबल है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, कब वो अपने आवास से निकलेंगी, कब राष्ट्रपति से मिलेंगी, फिर वो कब संसद भवन पहुंचेंगी और उसके बाद 11 बजे का वो समय जब जो अंतरिम बजट है वो पेश किया जाएगा। और देखना होगा कि आखिर इस अंतरिम बजट में क्या क्या होता है, क्योंकि चुनावी साल है, इसके बाद चुनावी मोड शुरू हो जाएगा, सरकार भी उसी मोड में आ जाएगी। तो उससे पहले इसमें क्या लोक लुभावन वादे हो सकते हैं, जिन 4 चीजों की, जिन स्तंभों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, चाहे वो युवा हो, गरीब कल्याण हो, नारी शक्ति हो, आखिर इनको लेकर क्या आखिर मन में है सरकार के, उसका पूरा लेखा जोखा जो है वो इस अंतरिम बजट में दिखाई देगा। आपको फिर से लिए चलते हैं बजट कैफे रोमाना के पास। तो एक एक कर तमाम जानकारियां आज के दिन से जुड़ी हुई और आज किस तरीके से अब से कुछ ही देर में आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पहली तस्वीर देखेंगे, उनके हाथ में वो बही खाता देखेंगे, उसका समय क्या रहने वाला है ये विस्तार से आपने जाना। और आइए जल्दी से अब आज का बजट जो है वो अभी आपके सामने रखती हूं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आई हैं कि आज के इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं अब एबीपी न्यूज पर। सूत्रों के हवाले से हमें खबर ये मिल रही है कि जो नई टैक्स रिजीम है उसके तहत 7.5 लाख तक की आमदनी जो है वो टैक्स फ्री करने की इस बार सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर है। अगर इस पर मोहर लगती है तो यकीनन आम आदमी, आपकी हमारी जेब में बचत ज्यादा होगी, पैसा बढ़ेगा, तो ये एक बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जो किसान सम्मान निधि है उसका दायरा जो है वो 6,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 8 से 10,000 रुपए सालाना सरकार की तरफ से किया जा सकता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं ऐसी कोई खबर हो सकती है आज के इस बजट में निकल कर आए। अच्छा, खेती के लिए जो टारगेट है लोन का, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है, 20 से 25% की उसमें बढ़ोतरी का प्रावधान जो आज के बजट में रखा जा सकता है। घर बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम जो है वो सरकार ले आए, इसकी भी संभावना बताई जा रही है। अभी तक देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत 4 करोड़ लाभार्थी जो हैं जिनको घर मिल चुका है। एनपीएस को लेकर एक नया आकार जो सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। अभी तक एनपीएस 50,000 का जब आप निवेश करते हैं तो टैक्स में भी उस पर छूट मिलती है। ऐसे में एनपीएस, क्योंकि पेंशन को लेकर आप जानते हैं किस तरीके से लगातार राजनीतिक तौर पर भी मामला गर्माता है, तो वो जो एनपीएस है उसको लेकर भी इस बार सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की जा सकती है। और साथ ही साथ आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसका दायरा बढ़े और वो दायरा 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। इसी पर जरा जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि आयुष्मान पर हमने बात खत्म की है, तो आयुष्मान का दायरा डॉक्टर साहब बढ़ना चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब से आयुष्मान स्कीम लॉन्च हुई थी तो बीच में कोविड आ गया था, उस समय उसका दायरा नहीं बढ़ रहा था, पर पिछले साल इसके काफी लाभार्थी बढ़े हैं। पर दायरा बढ़ने के साथ साथ इसका जो अमाउंट है सम इंश्योर्ड वो जरूर बढ़ना चाहिए। 5 लाख सफिशिएंट नहीं है, कम से कम 10 लाख होना चाहिए क्योंकि जो कैंसर की बीमारियां उनमें खर्चा 5 लाख से ज्यादा होता है। तो और इसका कवरेज निश्चित तौर पे बढ़ना चाहिए और स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में तो फिर भी इसकी कवरेज है, बट जो सेमी अर्बन एरियाज में वहां पर भी इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, खासतौर से टियर 2 मेट्रो सिटीज जो है वहां पर भी दायरा बढ़ाने की कोशिश है। अच्छा, दोनों प्रदीप सर हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, रियलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और ये जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो आवास योजना है उसको लेकर सरकार ऐलान कर सकती है। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका पीरियड अब खत्म हो रहा था, मुझे उम्मीद है कि उसका एक्सटेंशन होगा और उससे, क्योंकि अर्बन सेक्टर में जो गरीब है उनको घर मिलने में बहुत आसानी हुई है, तो वो उसका पीरियड एक्सटेंड होगा और उसका जो वॉल्यूम है बजट है वो भी एक्सटेंड होगा। बिल्कुल सर, घर का सपना सबका होता है और इस सपने को साकार करने में आपको लगता है कि सरकार की तरफ से आज कोई सकारात्मक बड़ा कदम और उठाया जा सकता है? जिस हिसाब से क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम खत्म हो चुकी है उस हिसाब से अब पीएम आवास योजना के बाद अर्बन पुअर्स के लिए गवर्नमेंट लाने का प्लान कर रही है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि इस बजट में आए। लेकिन साथ में जो बजट होम्स की कैटेगरी है उसको 45 लाख तक लिमिट किया हुआ है, उसको अगर नहीं बढ़ाया गया तो उसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है कितना बढ़ाया जाना चाहिए कम से कम? देखिए अभी 45 लाख रुपीस है और साइज की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 45 स्क्वायर मीटर है और लार्ज सिटीज के अंदर 90 स्क्वायर मीटर तक है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 60 स्क्वायर मीटर तक है। तो यहाँ पर साइज भी बढ़े और पैसा जो लिमिट है वो भी बढ़नी चाहिए।
45 लाख को कम से कम 80-85 लाख रुपीस। ये तो आपने पूरा ही डबल कर दिया सर, इतना कहाँ, कुछ ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं। इंटरिम बजट है, ये भी सोच लेना चाहिए। यामिनी जी देखिए, बजट में कोशिश की जाएगी कि संतुलन बनाया जाए, घरेलू सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा को मजबूत किया जाए, और लोक लुभावन तो जरूर होगा क्योंकि चुनावी बजट है, तो सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। आपने जो बात कही ना, मुझे अभिभाषण की बात याद आ गई राष्ट्रपति की, जिनकी तरफ से कहा गया कि हमारी सरकार सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक और सामरिक विकास जो है उसकी मजबूती पर भी जोर दे रही है। जी सर, आप बताइए धनंजय जी, ऑटो इंडस्ट्री खासतौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके लिए आपको लगता है बूस्ट मिलने वाला है? जरूर हमें उम्मीद है कि इस बार कुछ और इंसेंटिवाइज करा जाएगा ऑटोमोबाइल सस्टेनेबिलिटी सेक्टर को, ईवीज इन स्पेशली, और फेम 3R फेम के बाद कुछ और फंड एलोकेशन होगा इसके बाद, ताकि और इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, खासकर जो इंडियन OEM उनको। ठीक है, राखी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमेशा महिलाओं के मुद्दों को लेकर बहुत मुखर रहती हैं, और इस बार तो बजट में माना ही जा रहा है वो 4 जातियां जिसमें महिलाओं पर खास फोकस है। बिल्कुल, और पिछली बार जब हमने बजट देखा था तो महिला बचत सम्मान पत्र आया था। इस बार हम चाहते हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, रूरल SHG की हैं, उनके लिए क्या हो रहा है। जब बात आती है महिलाओं की तो LPG ऑलरेडी इसमें काफी कुछ दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी हम देखेंगे कि और क्या किया जा सकता है। और जहां सामाजिक समावेश की हम बात करें तो वो तमाम चीजें, चाहे वो हम पेंशन की बात कर रहे हैं, वो हेल्थ या एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहां महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ेगा। और एक चीज आपने क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की बात कर ली है, जरा विस्तार से हमने बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि जरा कुल मिलाकर ज्ञान के बारे में आप जानिए। और मैं ज्ञान क्यों कह रही हूं, दरअसल ये जो ज्ञान है यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन 4 जातियों को समेटे हुए है। यही जो ज्ञान है, यही राष्ट्रपति जी ने जो कहा है कि साहब विकसित भारत 2047 तक जो इमारत बननी है, उसकी इमारत के 4 मजबूत स्तंभ इन्हीं को बनने हैं। तो ये ज्ञान है क्या, ये आपको बता देते हैं। ज्ञान जिसमें जी में आप देख रहे हैं, जी से आते हैं गरीब, आबादी जिनकी 27 करोड़, तो ऐसे में गरीबों पर फोकस रहने वाला है इस बार के बजट में। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है युवा, वाई से युवा है, युवा आबादी 36 करोड़ की आबादी है, और युवाओं ने 2019 में अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए 41% ने वोट किया था, कांग्रेस को सिर्फ 19% युवाओं का वोट मिला था। तो यहां पर युवाओं पर आज सरकार का कितना फोकस रहने वाला है। इसके अलावा अन्नदाता मतलब किसान, 29 करोड़ की इनकी आबादी, 2019 लोकसभा चुनाव का अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये जो किसान है करीब 35% बीजेपी के लिए उन्होंने वोट किया था, 17% जो है वो कांग्रेस के लिए वोट किया था। और फिर ज्ञान में आखिर में N, नारी मतलब महिला, जिनकी सबसे बड़ी आबादी है वोटर के लिहाज से भी 71 करोड़। और ऐसे में ये जो महिलाएं हैं, इनको माना यह जा रहा है कि पिछले कुछ समय में ये वोटर के तौर पर निर्णायक भूमिका में आ गई हैं, और जिसकी चाहती हैं उसकी सरकार बनवा देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार आशीर्वाद बरसाती रही हैं महिलाएं, क्योंकि बढ़ चढ़कर महिलाओं का वोट 2019 लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कैसे बीजेपी के खाते में गया। तो इस बार जो फोकस की बात की जा रही है वो ज्ञान पर। 3 वरिष्ठ पत्रकार यहां इस टेबल पर हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत दिबांग जी से कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं पर हमने बात छोड़ी थी, खासतौर से वर्कफोर्स में रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का, उसको लेकर आपको लगता है कि बढ़ावा देने के लिए कुछ खास कदम होंगे? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, और यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं है, पर मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हमारे जो मजदूर हैं, 40 करोड़ मजदूर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहाँ जो मजदूरी है वो बहुत कम मिलती है, और कुपोषण वहाँ सबसे ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी अगर आप देखें तो करीब 70% लोग हैं जिनको पोषित ठीक से खाना नहीं मिलता। वहाँ स्टंटिंग है बच्चों में जो वेट होना चाहिए उम्र के हिसाब से वो वेट नहीं है। तो अगर आप एक उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो आपको बच्चों को सही पोषण देना जरूरी है। और जो मैं पहले कह रहा था कि एजुकेशन में आप 3% से ऊपर नहीं जा पाते हैं। अगर आप पड़ोस आपके अनुसार आती हूँ, ब्रेक लेना है और उसके बाद राकेश शुक्ला जी और अभय दुबे सर के पास भी आएंगे। ज्ञान को लेकर आगे मुझे लगता है विस्तार से जरा बात करनी चाहिए हमें, बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और कुछ ही देर में वो हलचल भी शुरू होने वाली है। आप वित्त मंत्री की आज बजट वाले दिन की पहली तस्वीर यहीं एबीपी न्यूज पर हमारे साथ ही देखेंगे। एबीपी न्यूज बजट कैफे से ये बड़ी कवरेज बजट वाले दिन आज खास आप देख रहे हैं, और बड़ा सवाल यह है कि बजट का इंतजार क्या देगी सरकार। बजट आने वाला है, आपके लिए क्या लाने वाला है। और मैं ये बात क्यों कह रही हूं, दरअसल इससे पहले चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, वो भी तो चुनावी साल थे, तब भी तो अंतरिम बजट आया था फरवरी के महीने में। और तब का बजट क्या रहा था, शुरुआत करते हैं पहले 2014 का सिलसिला आपको दिखाते हैं।
माना यह जाता है कि अंतरिम बजट है साहब, ये तो वोट ऑफ अकाउंट है, बहुत ज्यादा इससे उम्मीदें करनी नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। लोक लुभावन चुनाव से पहले वाला बजट रहता है, भले ही वो अंतरिम बजट हो। और इस बात को पुख्ता तौर पर आपको बताने के लिए हम दिखा देते हैं कैसे 2014 वाला अंतरिम बजट, जिसमें सेना में 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान पी चिदम्बरम की तरफ से किया गया था, जिन्होंने तब अंतरिम बजट पेश किया था। हालांकि इस 1 रैंक 1 पेंशन को लागू बाद में मोदी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, जो और बड़े ऐलान किए गए थे उस समय 2014 में वित्त मंत्री की तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटाने से मिडिल क्लास को राहत तब 2014 में मिली थी। उस समय जो एक्साइज ड्यूटी है उस पर बहुत ज्यादा नजर रहती थी, क्या महंगा हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है, और इसी वजह से एक्साइज ड्यूटी घटाने से मिडिल क्लास को तब बड़ी राहत मिली थी। और हम सब जानते हैं मिडिल क्लास किस तरीके से एक वोट बैंक के तौर पर जिसको लुभाने की कोशिशें हर सरकार की तरफ से की जाती हैं। कार, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, मोबाइल ये सस्ता हो गया था, और ऐसे में ये बड़ा एक लुभावना सा बजट 2014 में लाया गया था। अब 2019 की बात कर लेते हैं। पीयूष गोयल साहब ने अंतरिम बजट 2019 वाला वो देश के सामने रखा था, और उस 2019 वाले अंतरिम बजट में पीयूष गोयल की तरफ से देश को क्या बड़े तोहफे दिए गए थे ये जानते हैं अब सिलसिलेवार तरीके से। इसमें सबसे बड़ी जो घोषणा हुई थी 2019 में, वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा सरकार ने की थी। देश के किसानों को बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया था, 6,000 रुपए सालाना वाला, जिसके बाद माना यह गया था कि सरकार ने साधने की देश के ग्रामीण हिस्से को और खासतौर से किसानों को की है। और इतना ही नहीं, 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट, और इनकम पर टैक्स छूट मतलब सीधे सीधे वो टैक्स पेयर, वो मिडिल क्लास जिसके लिए बड़ी राहत लेकर आई थी तब 2019 में सरकार। और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना का ऐलान भी उसी 2019 वाले अंतरिम बजट में हुआ था। तो अब एक बार फिर मौका अंतरिम बजट का है। देखिए, आजाद भारत में अभी तक कुल 91 बजट पेश हो चुके हैं, जिनमें से 14 अंतरिम बजट रहे हैं, और आज एक बार फिर निर्मला सीतारमण चुनावी साल में अंतरिम बजट लाने वाली हैं। तो गारंटी वाला बजट अब से थोड़ी ही देर बाद, कुछ घंटों के बाद देश का बजट पेश होने जा रहा है, और चुनाव से ठीक पहले ये अंतरिम बजट है। और इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं, भागवत कराड़ वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं। उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही मंत्री पंकज चौधरी भी वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं। तो मंत्रियों का अब वित्त मंत्रालय पहुंचना शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद निर्मला सीतारमण भी यहां पर पहुंचेंगी। तो अंतरिम बजट पेश होना है, 11 बजे पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले चहल पहल जो है वो शुरू हो चुकी है। भागवत कराड़ वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं, आप उस वक्त उनको देख पा रहे हैं, और इसी के साथ पंकज चौधरी भी पहुंचे हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिन्हें यह अंतरिम बजट पेश करना है वो भी थोड़ी ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगी। तो 5 बार बजट पेश किया गया है, और लगातार ये 6ठी बार है। लेकिन चूंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में अंतरिम बजट है जो पेश किया जाएगा अब से कुछ घंटों के बाद। और लगातार एबीपी न्यूज पर आपको ये बड़ी कवरेज हम दिखा रहे हैं, बजट से जुड़ी हुई एक एक चीज विस्तार से आप आसान शब्दों में एबीपी न्यूज पर समझेंगे। और कब कब बजट पेश किया गया, किस तरीके से किया गया, उसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2022, 2023 की आप तस्वीरें देख रहे हैं, 2021 में, 2020 में और 2019 में किस तरीके से बही खाता से ये शिफ्ट हुआ टैबलेट। और उसके बाद अब आज के बजट का इंतजार हो रहा है, जब निर्मला सीतारमण के पिटारे से अंतरिम बजट में क्या कुछ खास निकलेगा। लेकिन सूत्रों ने हमें क्या जानकारी दी है, आखिर इस बजट में क्या हो सकता है खास, उसकी जानकारी भी हम आपको लगातार दिए जा रहे हैं। और अब आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, क्योंकि एक बड़ी तैयारी एबीपी न्यूज ने की है। बजट कैफे तैयार किया है खास मेहमानों के साथ, जहां मेरी सहयोगी रोमाना मौजूद है। बिल्कुल, तो ये बजट कैफे है, और बजट यहाँ पर ही से आपको बिल्कुल सरल और सटीक अंदाज में, एक तरीके से आपकी जुबान में आपका बजट, आपकी जेब और आपके पैसे की बात करेंगे हम एबीपी न्यूज का ये बजट कैफे। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो लोग बार बार दोहरा रहे हैं ना कि साहब इंटरिम बजट है, अंतरिम बजट है, सिर्फ वोट ऑफ अकाउंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आजाद भारत में अभी तक अंतरिम बजट में ही जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जरा उसके बारे में आपको विस्तार से अब बताते चलते हैं। और इसका सिलसिला आप देखिए किस तरीके से आजाद भारत में शुरू होता है, जिसमें अंतरिम बजट में ही लोगों को राहत पहुंचाने वाले बड़े फैसले लिए गए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार का ये चुनावी साल वाला बजट भी, क्योंकि इसे कसा जाना है वोटों की कसौटी पर। बस चुनाव का ऐलान कुछ समय बाद होगा, और उसके बाद से फिर लोगों के बीच इसी
बजट की वोटों पर होगी कसौटी। तो ये अंतरिम बजट में जो बड़े ऐलान हुए एक एक कर आपके सामने 1971 आप देख रहे हैं, वाईबी चौहान अंतरिम बजट उनकी तरफ से पेश किया गया। नए रोजगार के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे 1971 में। बेरोजगारी मिटाने की ये मुहिम आप देख रहे हैं किस तरीके से 1971 साल था, 70 का वो दशक था और तब ये बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान जो बजट में सरकार की तरफ से किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले साल का आपको बताते हैं हिसाब। ये 1980 का साल है। वित्त मंत्री आर वेंकटरमन की तरफ से SC/ST के लिए कॉरपोरेशन बनाने पर राज्यों को टैक्स में छूट का ऐलान किया गया था तब की सरकार की तरफ से। तो ये बात 1971 के बाद 1980 की हो गई। और आगे बढ़िए, एक और आपको इसी तरीके की मिसाल देती चलती हूं अंतरिम बजट में बड़े ऐलान वाली 1991 में देखने के लिए मिली थी। यशवंत सिन्हा एक्सपोर्ट, खाद्य और फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जो है वो कम करने का काम तब किया गया था यशवंत सिन्हा की तरफ से। एक्सपोर्ट पर भी, खाद्य पर भी, फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी कम कर दी गई थी। गारंटी वाला बजट। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बजट का दिन है आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल गई हैं, वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं और 11 बजे बजट भाषण वो पढ़ना शुरू करेंगी। अंतरिम बजट आ रहा है लेकिन पूरी उम्मीद लोक लुभावन। नहीं, होना ही चाहिए लोक लुभावन। चुनाव से ठीक पहले का बजट है और मैं देखना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री किसको लुभाना चाहते हैं। निर्मला सीतारमण किसको लुभाना चाहती हैं? प्रधानमंत्री गरीब का जिक्र करते हैं, युवा का जिक्र करते हैं। इन दोनों के बीच एक रिश्ता है, वो रिश्ता गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई और कम आमदनी, औसत आमदनी से परिभाषित होता है। अब वो कैसे करते हैं ये हम देखने वाली बात है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर गरीबों को लुभाना है, युवाओं को लुभाना है, महिलाओं के लिए कुछ लेकर आना है, किसानों की बात करनी है, तो फिर महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे यही होंगे जिनका हल तलाशना होगा। निश्चित तौर पे दो पे फोकस रहेगा, नारी और नौजवान। इसमें सब कुछ समाहित है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बताया गया है कि वो 4 जातियां हैं, उन 4 जातियों में 2 जातियां ये है जिन पे खास फोकस रखा जाएगा। पिछले बजट में देखिए और उसके पहले भारत सरकार की तरफ से 28 ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जो सीधे महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए। इसके अलावा नौजवानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी उनकी तरफ से कई कदम उठाए गए, जिसमें एक स्टार्टअप भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहां पर स्टार्टअप पर बात करने के लिए ना खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। सचिन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टार्टअप, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ा हुआ मामला, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट है ना वो स्टार्टअप फ्रेंडली होना चाहिए। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि जो स्टार्टअप्स आप देखते हैं, स्टार्टअप्स जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और स्टार्टअप्स के अंदर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज और फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि गिफ्ट सिटी बनाई है। अगर आप देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं तो बहुत जितनी भी कंपनीज होती है वो अपने हेड ऑफिस दुबई वगैरह में बनाते हैं, लेकिन इंडिया में कोई नहीं बनाता है। अगर हम ऐसे पॉलिसीज लेकर आते हैं जहाँ पे हम GST नहीं चार्ज कर रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटीज चार्ज नहीं कर रहे हैं इन स्टार्टअप से और इनको फंड कर रहे हैं। आपने दुबई का जिक्र किया, वहां पर MNCs के हेडक्वार्टर्स का जिक्र किया और उसी दिशा में बढ़ता हुआ सऊदी अरब, जिसकी तरफ से अब यह कर दिया गया है कि आप हमारे यहाँ आइए। अगर आप रियाद में अपनी MNC का हेडक्वार्टर नहीं बनाएंगे तो फिर हमारे साथ बिजनेस के बारे में आप सोचिए मत। तो इस तरीके के फैसले जो है क्या वो इस बार के बजट में स्टार्टअप को और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से लिए जाएंगे? और स्टार्टअप का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खास तौर से इस बार के बजट में जो फोकस सरकार का रहने वाला है वो युवाओं पर भी, महिलाओं पर भी, किसानों पर भी और गरीबों पर भी। बड़ी कवरेज एबीपी के बजट कैफे से लगातार जारी है।